जय हिंद। फणेश्वर नाथ रेणु की उपन्यास मैला आंचल भाग 2। पूर्णिया जिले में एक ऐसा बहुत से गांव और कस्बे हैं जो आज भी अपने नामों पर नील्हे साहब को बोझ ढो रहे हैं। वीरान जंगलों में मैदानों और नील कोठी के खंडहर राही बटोरियों के आज भी नील युग की भूली हुई कहानियां याद दिला देते हैं। गौना करके नई दुल्हनिया के साथ घर लौटता हुआ नौजवान अपने गाड़ीवान से कहता है, जरा यहाँ गाड़ी धीरे धीरे हाँकना, कन्या दुल्हनिया साहब की कोठी देखेगी। यही है मके साहब की कोठी, वहाँ है नील और महने का हौज। नई दुल्हनिया ओहार के पर्दे को हटाकर घूंघट को जरा पीछे खिसका कर झांकती है और झकबेर के घने जंगलों के बीच ईंट पत्थरों का ढेर। कोठी कहाँ है? दुल्हनिया के चेहरे गर्व से भर जाता है। अर्थात हमारे गांव के पास साहब की कोठी थी, यहाँ साहब मेम रहते थे। गांव स्नान करके लौटते हुए तीर्थ यात्रा की बैलगाड़ियाँ यहाँ कुछ देर रुक जाती हैं। बैलगाड़ियों से युवतियों और बच्चे निकलकर डरते डरते खंडहरों के पास जाते हैं। बुढ़िया जंगलों की जंगली जड़ी बूटी खोजती है। ऐसे ही एक गांव है मेरीगंज। रोजहट स्टेशन के पास कोस पूरब बूढ़ी कोसी के पार करके जाना होता है। बूढ़ी कोसी के किनारे किनारे बहुत दूर तक ताड़ और खजूर के पेड़ों से भरा हुआ जंगल है। इस जंगल के लोग इसे नवाबी तड़वन्ना कहते हैं। किस नवाब ने इस ताड़ के वन को लगाया था कहना कठिन है, लेकिन बैसाख से लेकर आषाढ़ तक आसपास के हलवाहे चरवाहे भी इस वन में नवाबी करते हैं। 3 आने लबनी ताड़ी रोक साला मोटर गाड़ी, अर्थात गाड़ी के नशे में आदमी मोटर गाड़ी को भी सस्ता समझता है। तड़बन्ना के बाद ही एक बड़ा मैदान है जो नेपाल की तराई से शुरू होकर गंगा जी के किनारे खत्म होता है। लाखों एकड़ जमीन बंधुआ धरती का विशाल अंचल, इसमें डूब भी नहीं पनपती है और बीच बीच के बालूचर और कहीं कहीं बैर की झाड़ियाँ। कोस भर मैदान पार करने के बाद पूर्व की ओर काला जंगल दिखाई पड़ता है। वही है मेरीगंज कोठी। आज से करीब 35 साल पहले जिस दिन W.G. मार्टिन ने इस गांव में कोठी की नींव डाली, आस पास के गांवों के ढोल बजवाकर ऐलान कर दिया, आज से यह गांव का नाम हुआ मेरीगंज। मेरी मार्टिन की नई दुल्हनिया थी जो कलकत्ता से रहती थी। कहा जाता है कि एक बार एक किसान ने मुंह से गलती से इस गांव का पुराना नाम निकल गया था। बस और जाता कहाँ है, साहब ने 50 कोड़े लगाए थे। इस गांव का पुराना नाम अब किसी को याद नहीं, अथवा आज भी नाम लेने से एक अज्ञात आशंका होती है। कौन जाने गांव का नाम बदलकर रोहत स्टेशन से मेरीगंज तक मिस्ट्रीट बोर्ड से सड़क बनवाकर गांव के पोस्ट ऑफिस खुलवाने के बाद मार्टिन साहब अपनी नव विवाहिता में मेरी को लाने के लिए कलकत्ता गए। गांव की सबसे बूढ़ी भैरों कि माँ यदि आज रहती तो सुना देती। आह हाँ, परी की तरह थी साहब की मैम, इंद्रासन की परी की तरह। लेकिन मार्टिन साहब का आयोजन अधूरा साबित हुआ। मेरीगंज पहुंचने के ठीक 1 हफ्ते बाद ही जब मेरी को जड़ैया से घर दरवाया तो मार्टिन ने महसूस किया कि पोस्ट ऑफिस से पहले यहाँ एक डिस्पेंसरी खुलवाना जरूरी था। कुनेन की टिकिया से जब तीसरे दिन भी मेरी का बुखार नहीं उतरा तो मार्टिन ने अपने घोड़े की रोहतहट की ओर दौड़ाया। रोहतहट स्टेशन पहुंचने पर मालूम हुआ कि पूर्णिया जाने वाली गाड़ी 10 मिनट पहले चली गई थी। मार्टिन ने बगैर कुछ सोचे घोड़े का पूर्णिया की ओर मोड़ दिया। रोहतहट से पूर्णिया 12 कोस है। मेरीगंज के किसी से पूछिए, वह आपको मार्टिन की पंखराज घोड़े की यह कहानी विस्तार पूर्वक सुना देगा। जिस तरह मार्टिन पूर्णिया की सिविल सर्जन के बंगले पर पहुंचा, पूर्णिया स्टेशन पर गाड़ी पहुंची थी और थी कि किंतु मार्टिन का पंखराज घोड़ा और सिविल सर्जन साहब की हवा गाड़ी जब तक मेरीगंज पहुंचते मेरी को मलेरिया निगल चुका था। ट्यूबवेल के पास गड्ढे से घुसकर घुंघराले रेशमी बालों से बालों, सिर पर कीचड़ थोपते थोपते मेरी मर गई थी। मेरी की लाश को दफनाने के बाद ही मार्टिन पूर्णिया गया। सिविल सर्जन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड
के चेयरमैन और हेल्थ ऑफिसर से मिला। एक छोटी सी डिस्पेंसरी की मंजूरी के लिए ज़मीन आसपास की करता रहा। डिस्पेंसरी के लिए अपनी ज़मीन मजिस्ट्रेट कर दी। अधिकारियों को आश्वासन दिलाया अगले साल जरूर डिस्पेंसरी खुल जाएगी। ठीक उसी समय जर्मनी के वैज्ञानिकों ने एक चुटकी के नील युग का अंत कर दिया और कोयले से नील बनाने वाले वैज्ञानिक विधि का प्रयोग सफल हुआ और नीले साहबों की कोठियों की दीवारें अररा कर गिर पड़ी। साहब ने कोठियां बेचकर जमींदारियां खरीदनी शुरू की। बहुतों ने व्यापार आरंभ किया। मार्टिन की दुनिया को पहले ही उजड़ चुकी थी। दिमाग भी बिगड़ गया। बगल में रद्दी कागजों का पुलिंदा दबाए हुए पगला मार्टिन दिन भर पूर्णिया कचहरी में चक्कर काटता फिरता था। हर मिलने वाले से कहता था कि गवर्नमेंट ने एक डिस्पेंसरी का हुक्म दे दिया है, अगले साल खुल जाएगा। कहते हैं कि पटना की दिल्ली की दौड़ धूप के बाद एक बार वह बहुत उदास होकर मेरीगंज लौटा और मेरी की कब्र पर लेटकर सारा दिन रोता रहा। डार्लिंग, डॉक्टर नहीं आएगा। इसके बाद भी उसका पलट इतना बढ़ गया कि अधिकारियों ने उसे काके रांची स्थित पागलखाना भेज दिया और काके के पागलखाने में ही उसकी मृत्यु हो गई। कोठी के बगीचे में अंग्रेजी फूलों के जंगल की आज भी मेरी की कब्र मौजूद है। कोठी की इमारत ढह गई, नील के होज टूट फूट गई है। पीपल, बबूल तथा अन्य जंगली पेड़ों का एक घना जंगल तैयार हो गया है। लोग उधर दिन में भी नहीं जाते। कलमी आम का बाग तहसीलदार साहब ने बंदोबस्त में ले लिया गया, इसलिए आम का बाग साफ सुथरा है। किंतु कोठी के जंगल में तो दिन में भी सियार बोलता है। लोग उसे भूतहा जंगल कहते हैं। तत्मा टोली के नंदलाल एक बार ईंट लाने गया। ईंट के हाथ लगाते ही खत्म हो गया था। जंगल में एक प्रेतनी निकली और नंदलाल को कोड़े से पीटने लगी। सांप से कोड़े से नंदलाल वहीं ढेर हो गया। बगुले की तरह उजली प्रेतनी। मेरीगंज एक बड़ा गांव है। 12 बरन के लोग रहते हैं। गांव के पूरब एक धरा है जिसे कलमा नदी कहते हैं। बरसात के में कमला भर जाती है। बाकी मौसम में बड़े बड़े गड्ढों के पानी जमा रहता है। मछलियों और कमल के फूलों के भरे हुए गड्ढे। पौष पूर्णिमा के दिन इन्हीं गड्ढों में कोसी स्नान के लिए सुबह से शाम तक भीड़ लगी रहती है। रोहतक स्टेशन से हवाई और परचून की दुकानें आती हैं। कमला मैया के मताहतम के बारे में गांव के लोग तरह तरह की कहानियां कहते हैं। गांव में किसी के यहाँ शादी ब्याह या श्राद्ध का भोज हो तो गृहपति स्नान करके गले में कपड़े का खूंट डालकर कमला मैया को पान सुपारी के निमंत्रित करता था। इसके बाद पानी में हिलोरे उठने लगते थे, ठीक जैसे नील के होज में नील मथा जा रहा हो। फिर किनारे पर चांदी के थालों में कटोरों और गिलासों का ढेर लग जाता था। हमारा कहानी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।